अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम रिलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रम क्या है। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम पासिंग इट थ्रू अ प्रिज्म और अ सेपरेटेड। आपको पता है, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपकी 9th-10th में भी ये एक्सपेरिमेंट था कि आप क्या करते थे, एक प्रिज्म लैब में होते थे आपके पास प्रिज्म, वो प्रिज्म अक्सर आप उठा के सूरज की रोशनी के आगे रखते थे तो उसके अंदर से 7 कलर्स की लाइट निकलती थी। इसकी सिंपल 3 एग्जांपल आपके पास रेनबो की है कि जिस वक्त आपके पास बारिश होती है और वही बारिश के कतरे सूरज की रोशनी के सामने आके खड़े होते हैं तो वहां से हमारे पास जो है रेनबो बन जाती है। तो वो क्या होता है कि वहां से जो स्पेयर लाइट है वो जब उन पानी के कतरों में से क्रॉस करती है तो वहां पे हमारे पास स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है। तो यही जो लाइट का डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाना, यही हमारे पास स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, तो आप देखिए, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल क्या होता है, जो हमारी आंख से आमतौर पे नजर नहीं आ रहा होता, मौजूद होता है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा होता। जब वहां पे हम कोई मीडियम रखते हैं, जैसे प्रिज्म हो गया, चाहे आपके पास रेन ड्रॉप्स हो गए, तो फिर जो है वो आपके पास क्या करता है, वो लाइट को जो है डिवाइड कर देता है उसके डिफरेंट कलर्स में। इफ द लाइट इज नॉट white, बाय हीटिंग अ गैस और अ white electricity we can get it to the given of colors. Passing this light through a prism does something different. अगर देखें हमारे पास व्हाइट लाइट नहीं है, जैसे अगर तो व्हाइट लाइट है फिर तो ठीक है, फिर तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर व्हाइट लाइट नहीं है, हमारे पास जैसे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है या कोई भी सिंगल कलर की लाइट है और उसको हम प्रिज्म में से क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम आएगा जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है पीछे डायग्राम में, कि वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन सी बन जाएगी। और वो स्ट्रेट लाइन सिर्फ इस वजह से बनेगी आपके पास कि वहां पे आपके पास सिंगल लाइट है। कलर में भी चेंज हो जाए थोड़ा बहुत, 19-20 फर्क पड़ जाता है नजर आने में ना, लेकिन वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन एक ही कलर रहेगा, वो 7 कलर्स में डिवाइड नहीं होगा। यहाँ देखिए कि आपके पास एक एग्जांपल है, आपके पास व्हाइट लाइट को क्रॉस करवा रहे हैं प्रिज्म से, तो आपके पास जो है एक स्पेक्ट्रम आ रहा है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि कलर डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता, हमें पता नहीं चलता कहाँ पे एक कलर एंड हो रहा है और कहाँ पे दूसरा कलर स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास आता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की ना डायग्राम है आपके पास, जहाँ पे आप देखें आपके पास हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को जिसको क्रॉस करवाया प्रिज्म में से, तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम बना है वो आपके पास दो टाइप का स्पेक्ट्रम बना है। एक आपके पास बन गया इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा हमारे पास बन गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम में आपके पास जो आउटवर्ड लाइंस आई हैं वो आपके पास सिंगल जस्ट डिस्क्रीट लाइंस आई हैं, और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें आपके पास जो जहां जहां पे ये कलर से दूसरा कलर में चेंज आ रहा था या एक सीरीज से दूसरी सीरीज में चेंज आ रहा था, वहां पे आपके पास क्रिएट हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, ठीक है, या हम बात करते हैं इसी एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम ये भी कहते हैं कि प्रिंट ऑफ अ एटम, कि हमारे पास कोई भी एटम जो है, जैसे हमारे हाथ के, हर इंसान के एक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, एक मखसूस आपके निशान होते हैं, उसी तरह से जो आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसके भी आपके पास एक फिंगरप्रिंट टाइप आता है। ज्यादातर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेते हैं, अदर स्पेक्ट्रम भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रोजन की स्टडी कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है वहां पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एमिशन भी होगी, हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन भी होगी। पहले एब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद जब हाइड्रोजन एमिशन होगी तो इस तरह से आपके पास लाइट्स आएंगी, लाइंस आएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखें कि आपके पास कार्बन एब्जॉर्प्शन भी दिखाई हुई है, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन भी दिखाई हुई है। तो अब ये आपके पास क्लियरली इसी पिक्चर्स को डिवाइड करें, अगर आप इन दोनों तीनों डायग्राम्स को आपस में कंपेयर करके देखें तो हर एक में आपके पास जो लाइंस आ रही हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। ठीक है, तो हर एलिमेंट जो है वो अपनी ही करेक्टरिस्टिक्स कलर्स को शो करा रहा है, तो आप किसी को दूसरे के साथ बाउंड नहीं कर सकते। और यही करेक्टरिस्टिक लाइन जो है ये हमें शो करती है कि हमारे पास ये कौन सा एटम है। दीज लाइंस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द एटम्स। ओके, तो अगर हमें कोई भी स्पेक्ट्रम दिया हो तो हमने देखना हो कि ये कौन सा एटम है, तो इन्हीं लाइंस को हम उनके ओरिजिनल लाइन स्पेक्ट्रम के साथ जो है आइडेंटिफाई कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा उससे।
अब जब हाइड्रोजन, ये यहाँ देखें कि आपके पास हाइड्रोजन की भी लाइंस दी हुई है, नियोन की भी, पीछे कार्बन और ऑक्सीजन की दी हुई थी, साथ यहाँ नियोन की दी हुई है, आयरन की दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा भी कहलाता है, और लाइट जो है वो हमारे पास इमिटेड होती है इसमें से। देखिए ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है, ये इमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो बोर ने कैलकुलेट किया था एनर्जी और बोर कैलकुलेटेड द एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे एनर्जी फ्रीक्वेंसी या न्यू इज इक्वल टू आर वन ओवर एन वन का स्क्वायर माइनस वन ओवर एन टू का स्क्वायर। तो हम द वेव नंबर ऑफ द डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी कैलकुलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एन वन एंड एन टू। एन वन और एन टू क्या है, आपके पास ऑर्बिट है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के। ठीक है, तो हम जब बोहर एक्सप्लेनेशन देखते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, व्हेन द करंट इज पास थ्रू द हाइड्रोजन गैस द डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रेक इनटू द एटम। यानी H2 गैस अगर हमारे पास हो, जो आपको पता है एक मॉलिक्यूलर गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो ट्यूब होती है वो लो प्रेशर ट्यूब होती है, तो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम क्रिएट हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन एटम जो है ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रिक स्पार्क को क्रिएट करेंगे। तो हम जब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें कि क्या आपके पास था, बाहर से एनर्जी इन हुई, तो यहाँ पे आपके पास ग्राउंड स्टेट में जो है आपके पास लो इलेक्ट्रॉन थे, और वो क्या किया, उन्होंने शिफ्ट किया एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या सेकंड में करेंगे या थर्ड में करेंगे, और ये हमारे पास क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट या हाई एनर्जी स्टेट। तो यहाँ से जब ये दूसरी एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की एनर्जी स्टेट चेंज करेंगी। The electrons of hydrogen atom are excited to the high energy level. These higher energy orbits to which the electron might be depend upon the amount of energy absorbed by the electron. कि हम, ये डिपेंड करता है कि अगर उसने वन में जाना है, या यानी उसमें इस वाले स्टेप पे कूदना है या इस वाले स्टेप में जंप करना है, इसके लिए डिपेंड करता है उससे पीछे से उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। अगर तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा बड़ा जंप कर देगा, एनर्जी थोड़ी होगी तो छोटा जंप करेगा। तो ये इस वजह से यहाँ से आपको ये फिनोमेना समझ आ गया होगा। अब जब हम इन्हीं की बात करते हैं तो हमारे पास, जब ग्राउंड स्टेट से हम बात करें तो फोटोन आउट भी होते हैं। ठीक है, और जब हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास रिवर्स कंडीशन पे भी आते हैं। तो जब हम बात करें द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन बीइंग अनस्टेबल कम बैक टू वन ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल के, जब हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल कंडीशन में होते हैं, तो ये हमारे पास वापस रिटर्न होते हैं लो एनर्जी लेवल की तरफ। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपके पास प्रोटॉन जो है वो आउट होता है, और द इलेक्ट्रॉन में बी कम फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी लेवल। इन दिस वे दे इमिट द एनर्जी द ठीक है, दे इमिट द एनर्जी दे हैड अब्सॉर्ब, कि वो जो एनर्जी उन्होंने अब्सॉर्ब की होती है उसको क्या करते हैं, वो इमिट करते हैं। जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो वो एनर्जी इमिट कर रहे होते हैं, जब वो हायर एनर्जी स्टेट में होते हैं तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएंगे, तो क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। जब हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे, अनस्टेबल कंडीशन में होंगे, तो क्या करेंगे, एनर्जी इमिट करेंगे। ये असल में बेसिक कॉन्सेप्ट था जहां से आपको पता चलेगा इमिशन हो रही है या अब्जॉर्प्शन हो रही है। अब यहाँ देखें कि आपके पास कुछ नहीं किया है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया हुआ है, एक हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब रखी हुई है। ठीक है, अब वो जो हाई वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर गैस, हाइड्रोजन गैस जो है उसको उसके अंदर पुट किया हुआ है। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब है इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा लो रखा गया है। ठीक है, अब क्या किया है कि जब ये आर्क बनेगी तो उसके सामने क्या रखती है, सिल्ट रख दी है, ताकि उसमें से जो निकलने वाली रोशनी है, जब यहाँ से वोल्टेज अप्लाई की तो उसमें से एनर्जी तो देनी है ना एक्स्ट्रा, तो उसमें से रोशनी निकलेगी। ये जो रोशनी निकलेगी जब उसके सामने सिल्ट रख देंगे तो वो उसको एक स्ट्रेट डायरेक्शन दे देगी। अब उस स्ट्रेट डायरेक्शन में हमें स्ट्रेट तो नहीं चाहिए, हमें तो 7 कलर में चाहिए। उसके सामने क्या करना है, प्रिज्म रख देना। अब जैसे ही उसके सामने प्रिज्म रखेंगे और प्रिज्म के बाद उसके सामने जो डिटेक्टर है या फोटोग्राफिक प्लेट है उसको रखेंगे, तो वहां पे हमें इस तरह से इमिशन लाइंस शो होंगी। यही इमिशन लाइंस यहाँ पे शो की गई हैं कि हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन क्या है, 410 नैनोमीटर से 500 सॉरी 410 नैनोमीटर से 656 नैनोमीटर तक हमारे पास मौजूद होता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप जगह पे हमारे पास डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम आएगा। आप यहाँ देखें कि नीचे आपके पास वैल्यू भी एंटर की हुई है, लेकिन मेन चीज जो पूछी जाती है वो ज्यादातर ये पूछी जाती है
कि कहाँ से आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम स्टार्ट होकर हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम किस वैल्यू से किस वैल्यू तक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा 410 से 656 तक। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अगर ये रखेंगे तो आप इसमें डिफरेंस कर सकेंगे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के स्पेक्ट्रम में। ठीक है, वैसे तो ज्यादातर ये वैल्यूज आपके लैब ऑपरेटर्स में भी गिवन होती हैं, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन की आप याद रख लें क्योंकि ये आ जाती है एमसीक्यूज वगैरह में बात टाइम ना, पेपर की टेस्ट की इन चीजों की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज आर प्रोड्यूस्ड depending upon the excited and ground energy level of electron. Wave number of these spectral lines can be calculated by the Bohr equation. अब Bohr equation क्या है? Nu is equal to 1.09678 multiplied by 10 raised to power plus 7 into 1 over n1 का स्क्वायर minus 1 over n2 का स्क्वायर मीटर इनवर्स। अब ये क्या है? ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसलिए मीटर इनवर्स में मेजर हो रही है, तो हम इसकी जब बात करेंगे कि हमारे पास जो वेव नंबर है स्पेक्ट्रल लाइंस में, वो यहीं से हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगे इस फार्मूले से। इसी फार्मूले में हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज क्रिएट होती है। हमारे पास डिफरेंट टाइप की सीरीज है, लाइमन हो गया, पासलन हो गया, पफन हो गया, ब्रैकेट हो गया। तो अब वो जो सीरीज में डिफरेंस है वो जस्ट यहाँ पे ये जो स्टेट है आपके पास n1 से n2 के दरमियान, इन स्पेक्ट्रल स्टेट्स को जब हम चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास एक उससे हम लोग दूसरे स्टेट में मूव करते जाएंगे। अब अगर यहाँ पे आप देखें, आपके पास क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसने क्या किया, जंप किया है यहाँ से आपके पास इस स्टेट से इस स्टेट में। जब आपके पास 3 से 2 में स्टेट में मूव करेगा तो हमारे पास 657 नैनोमीटर की जो वेव है वो इमिट होगी और यहाँ पे हमारे पास रेड इमिशन होगी। ठीक है, इसी तरह जब फोर्थ से सेकंड में आएगा तो हमारे पास ब्लू ग्रीन जो है, जिसकी हमारे पास वेवलेंथ क्या है 486 नैनोमीटर, वो क्रिएट होगी। और इसी तरह आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं कि 5 से फिफ्थ स्टेट से, देखें फिफ्थ स्टेट से अगर ये सेकंड स्टेट में गया तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास 434 नैनोमीटर जो है उसकी रेंज होगी। अब अगर देखें यहाँ पे सबसे ज्यादा लंबी रेंज किसकी है, सबसे ज्यादा लंबी रेंज आपके पास रेड कलर की है 657। यही रीजन है कि आपको पता होगा कि अक्सर जगहों पे क्या करते हैं, रेड कलर को मतलब खतरे की या डेंजर की अलामत समझा जाता है और वहाँ पे जैसे आपके पास एम्बुलेंस हो गई, उन पे रेड लाइट्स लगाई जाती हैं कि यहाँ पे इमरजेंसी है। क्योंकि ये जो लाइट है ये दूर से आपको नजर आती है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा है दूर तक, तो इसकी इस वजह से ये जो है आपको दूर से नजर आ जाएगी। इसी तरह आपके पास जो इशारे होते हैं, ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उसमें भी जो रुकने का सिग्नल है, ये जो खतरे का सिग्नल है, उसे रेड बनाया गया और वो रीजन यही है कि ये ताकि दूर से नजर आए और समझने में आसानी हो। नेक्स्ट जो है आपके पास इसकी डिफरेंट टाइप की सीरीज आ जाएंगी, जिसमें हम अभी लाइमन सीरीज देखते हैं, नेक्स्ट जो है बाकी देखेंगे। लाइमन सीरीज क्या है? लाइमन सीरीज आपके पास है द स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन सीरीज आर एक्सप्लेन्ड by the considering that the electrons fall back to n is equal to 1 from the higher level. अब nu is equal to 1.09678 multiplied by 10 over 7 1 over 1 का स्क्वायर माइनस 1 over n2 का स्क्वायर। अब n2 जो है हमारे पास 2 3 4 so on से शुरू हो सकता है। अब इसको अगर देखो तो सिंपल यहाँ पे ही डायग्राम में देख लो कि आपके पास जब लाइमन सीरीज होगी तो आपके पास ये वन स्टेट में ये लाई करेगा, और वन स्टेट में इसको लाई करने के लिए चाहे ये 2 से जंप करे, 3 से जंप करे, 3 से भी जंप करके इसकी कंडीशन 1 में आएगी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। तो यहाँ पे हमारे पास लाइमन सीरीज क्रिएट होगी और ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो लाइमन सीरीज की अगर आप कैलकुलेशन देखें तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में जो हमारे पास कैलकुलेशन है, फर्स्ट लाइन n1 इज इक्वल टू 1 n2 इज इक्वल टू 2। जब हम n1 की बात करेंगे, जब हमारे पास फर्स्ट लाइन में आएगी तो हमारे पास n1 1 के इक्वल हो जाएगा और n2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये नीचे आपके पास कैलकुलेशन की हुई है कि ये किस तरह से आपके पास इसकी डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो n2 से n3 से n4 से n5 से सो ऑन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ देखिए कि आपको n इंफिनिटी तक भी कैलकुलेट करके बताया हुआ है। अगर अब इसको आप और से देखें तो आपके पास ये जो यहाँ पे ये जो लाइंस हैं ये शो करा रही हैं, ये जो फर्स्ट लाइन है ये शो करा रही है कि इसमें लाई करेगा, और ये शो करा रही है कि कहाँ से कहाँ पे हमारे पास जंप करके ये मूव करेगा। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से रीड करना है।
सो ऑन आपके पास दूसरी सीरीज है, मैं आज आपको दिखाती हूँ। कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको आप समझेंगे। जस्ट आपने यहाँ पे देखना है, आपने ज़्यादा इसकी डिटेल में अभी नहीं जाना। लाइमन सीरीज के बाद जो है आपके पास बाल्मर सीरीज आ जाएगी। बाल्मर में ये इसी तरह से डिफरेंट स्टेट में मूव करेंगे, यहाँ से जिस तरह से एक स्टेट से दूसरे में। अब N1 खत्म कर दी गई, N2 तक आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास पास्टन सीरीज है, पास्टन में भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे। फिर आपके पास ब्रैकेट सीरीज आएगी, ब्रैकेट में भी एक स्टेट से N4 स्टेट तक जाएंगे। और फिर हमारे पास आ जाएगी पवन सीरीज, इसमें हमारे पास N5। पवन सीरीज हमारे पास लास्ट सीरीज है, ठीक है। तो असल में अब यहाँ देखें कि आपके पास क्या आ गया। आपके पास लाइमन, बाल्मर, पफन, ब्रैकेट, ये सारी, सॉरी, पास्टन, ब्रैकेट और पफन, ये सारी सीरीज आपके पास आ गई हैं। अब यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है कि कौन सा किस स्टेट को शो करता है, हमेशा याद रखना। लाइमन में 1 स्टेट में लाई करेंगे, बाल्मर में 2nd में, पास्टन में 3rd में, ब्रैकेट में 4th में और पफन में 5 में। अब ये आपने इसी तरतीब से अगर लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट एंड पफन याद करेंगे तो आपको इसी तरह से याद हो जाएंगे 1 2 3 4 5। लेकिन अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपको याद करने में डिफिकल्टी होगी, तो इसको कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह से याद कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आंसर दे दूंगी, ठीक है। ओके बेटा, कल जो है हम इसी की डिटेल करेंगे हाइड्रोजन एटम के साथ।